देखिए, आज से एक नया कानून आपका शुरू हो रहा है। और आपका उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एवं एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। अब सबसे पहले आपका जो जाना जाता है कानून के बारे में, कुछ सामान्य बातें पहले जानी जाती हैं। उसके बाद से आपका कानून के बारे में डिटेल में शुरू किया जाता है। सबसे पहले ये याद रखिए कि ये जो कानून है ये आपका यूपीजे में थर्ड पेपर में आएगा, यानी कि आपका जो थर्ड पेपर है उसी में आएगा। ये कानून आपका लोकल लॉ है। लोकल लॉ यानी कि स्थानीय विधि, यानी कि केवल और केवल उत्तर प्रदेश में ही यह लागू है। तीसरा इसका पहलू ये है कि ये कानून देहात एरिया या गांव में लागू नहीं होता, बल्कि ये कानून केवल और केवल शहरी या नगरीय या अर्बन एरिया में लागू होता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये है, यानी कि अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट 1973 का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो शहर हैं या नगर हैं उनका सुव्यवस्थित, यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से विकास किया जाए। तो आखिर इस कानून में पढ़ना हमें क्या है? तो इस कानून के तहत एक डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। पहले कानून की भूमिका देख लीजिए, तब एक एक क्वेश्चन वाइज आपका चला जाए। सबसे पहले इस कानून के तहत विकास प्राधिकरण या डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि डीए कहिए, का गठन किया जाएगा। ये गठन आपका स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा, यानी कि राज्य सरकार द्वारा। अब यहाँ आपका जो क्वेश्चन बनता है कि विकास प्राधिकरण की संरचना बताइए, फिर विकास प्राधिकरण के कार्य बताइए, फिर विकास प्राधिकरण का डिजोल्यूशन, यानी कि इसे भंग कैसे किया जा सकता है और भंग का परिणाम क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो जो विकास प्राधिकरण होगा वह उस एरिया के नाम पर होगा, उस शहर के नाम पर होगा। जैसे अगर यहाँ प्रयागराज जिला है तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण, यानी कि शॉर्टकट में पीडीए कहा जाएगा। जैसे लखनऊ का मामला है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसको एलडीए कहा जाएगा। जैसे बनारस में गठित हुआ है विकास प्राधिकरण तो बीडीए कहा जाएगा, आपका बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो विकास प्राधिकरण है ये करेंगे क्या? तो सबसे पहले ये योजना बनाते हैं, यानी कि शहर के सुव्यवस्थित विकास के लिए ये प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। उस प्लानिंग, यानी कि दो योजना बनाएंगे। एक आपका जोनल योजना, यानी कि क्षेत्रीय योजना, और एक मास्टर प्लान, यानी कि महायोजना। तो जो क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से भी बनता है कि महायोजना क्या होती है। तो महायोजना पूरे शहर के विकास का मॉडल बनाया जाएगा, यानी कि जब विकास प्राधिकरण पूरे शहर के विकास का मॉडल बनाए तब हम उसे महायोजना कहते हैं। तो महायोजना कौन बनाता है? महायोजना में क्या क्या रहेगा, यानी कि पूरे शहर का विकास के लिए क्या बनाना मॉडल। यानी कि अगर पूरे प्रयागराज का विकास कैसे किया जाए, अगर इसका मॉडल बनाया जाता है तो उसी को हम मास्टर प्लान कहेंगे या महायोजना।
इसके बाद महायोजना के साथ साथ या महायोजना बनाने के बाद प्रत्येक मने वार्ड की कह सकते हैं या महानगर क्षेत्र को या शहर को आपका क्षेत्रों में बांटा जाएगा और उस क्षेत्र के विकास के लिए आपका योजना बनाई जाएगी। या तो महायोजना के साथ साथ बनाई जाएगी या महायोजना के बाद बनाई जाएगी, तो इसको हम कहते हैं आपका क्षेत्रीय विकास योजना। तो दो योजना याद रखिए, एक मास्टर प्लान पढ़ना है जो पूरे जिले के विकास की रूपरेखा उसमें होगी, और एक क्षेत्रीय विकास योजना पढ़नी है जिसमें कि पूरे जिले की नहीं बल्कि जिले के कुछ हिस्से का विकास कैसे किया जाएगा। आपका पानी की व्यवस्था, सीवर लाइन की व्यवस्था, कहाँ पार्क छोड़ा जाएगा, कैसे आप घर बनाएंगे। तो जो ये विकास प्राधिकरण है इसमें एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे और कर्मचारी बिंद होंगे यानी कि कर्मचारी होंगे। तत्पश्चात अगर कोई व्यक्ति उस शहर में कोई मकान बनवाना चाहता है तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि वह विकास प्राधिकरण को एक एप्लीकेशन दे, अपना नक्शा बनाए, एक एप्लीकेशन दे विकास प्राधिकरण को। विकास प्राधिकरण उस नक्शे को ओके करे, तब आप उस नक्शे के अनुसार अपना घर बनाइए। अगर आप बिना अनुमति के घर बना रहे हैं या जिस मॉडल से आपका नक्शा बना था उस मॉडल से आप घर न बनाकर अन्य तरीके से बना लिए हैं या बिना आपका विकास प्राधिकरण की अनुमति के बना लिए हैं, तो विकास प्राधिकरण को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर मकान बन रहा है तो उसको रोक दे, या मकान बन गया है तो आपको रिन्यूएबल नोटिस देकर मकान को ध्वस्त कर दे। तो अगर प्रयागराज में देखा जाए तो 90% जो मकान है, लगभग ज़्यादातर शहरों में 80 से 90% जो मकान है वह बिना नक्शा के ही बने हैं। पहला नियम, नक्शा भी लोगों ने पास कराया, तो जो नक्शा पास कराया है उसके अनुसार न बनाकर उसमें अपना दिमाग लगा दिया है, तो विकास प्राधिकरण को ये अधिकार है कि जब चाहे तब आपका नोटिस जारी करके और आपके भवन को गिरा दे और एक पैसा मुआवजा न दे। इसीलिए आपका बाबा का बुलडोजर आपका प्रसिद्ध हो गया है। तो बुलडोजर अगर चलने लगे सही में तो प्रयागराज के 80% मकान गिर जाएंगे, मैं बता दूं। लेकिन आपका सामान्यतः तोड़ा नहीं जाता मकान, तभी तोड़ा जाता है जब विरोधी पार्टी का हो, कोई अपराध किया हो या बदमाशी किया हो, तब आपका उसका मकान का लिस्ट खोजी जाती है। और आप भी लोग जानते हैं कि भाई नक्शा पास करवाने में आपका नक्शा के अनुसार बनाया जाए, तो आपका नक्शा के अनुसार जल्दी लोग बनाते ही नहीं, और ज़्यादातर लोग बिना नक्शा पास किए बनवाते हैं। जब पीडीए के आपका अधिकारी आते हैं तो 5-10 हज़ार रुपया देकर, घूस देकर लोग टरका देते हैं। लेकिन एक खतरा है कि जब चाहे तब सरकार उस भवन को क्या कर सकती है, तोड़वा सकती है नोटिस देकर। तो इसीलिए आपका मने न्यायालय भी इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। आप हाई कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाइए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड की गई कि जो बुलडोजर देश में चल रहा है उसको आप रोकिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से इनकार कर दिया, कहा कि हर एक पूरे देश में हम बुलडोजर की कार्रवाई को रोक नहीं सकते। तो आपका वो अलग बात है। ऐसी कंडीशन में आपका जो व्यक्ति आपका मने बिना नक्शा के या बिना अनुमति के मकान बनवा रहा है, तो विकास प्राधिकरण को ये अधिकार है कि उस मकान को सील कर दे
या उसके खिलाफ मुकदमा कर दे और आपका उसको कानूनन दंडित करवाए या मकान का ध्वस्तीकरण कर दे, या पहले तो कहा जाए कि आप अपना मकान तोड़ लीजिए और नहीं तोड़ेंगे तो सरकार क्या करेगी, तोड़ देगी। और ये भी याद रखिए जो तोड़वाई लगेगी वह वसूला जाएगा, ये नहीं कि सरकार छोड़ देगी। यानी कि जितना आपका बुलडोजर में लग रहा है, 1 घंटे का 800 था, अब इस समय कितना है किराए पर? 1 घंटे का जो सरकारी रेट था आपका बुलडोजर का 800 रुपया। और ये मान कर चलिए कि प्रयागराज में और तमाम जगह 2025 को महाकुंभ लगेगा, उसके पहले फिर से पूरी तरह तोड़ फोड़ होगी और रोड चौड़ी की जाएगी। पास हो गया है, बस निकाय चुनाव का क्या है इंतजार। जैसे ही चुनाव संपन्न होगा, 1 माह बाद इधर सलोरी उलोरी बखाड़ा सब जो रोड है जैसे पिछली बार टूटा था, अब उसी में आपको देखिए एक और पढ़ना है। ये तो मैंने यहीं पढ़ना है, अब दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें यहीं पढ़ना है। प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, पूर्णता प्रमाण पत्र अगर उस अनुसार नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, कौन अनुमति देगा? अगर अनुमति देने से इनकार कर दिया गया तब कहाँ आप जाएंगे? एक दो और बातें आपको देखनी है। एक नजूल भूमि आएगी जिसको हम कहते हैं स्टेट लैंड। स्टेट लैंड का मतलब ये हुआ कि वह सरकार की भूमि है, मालिक सरकार है, आप केवल कब्जेधारी हैं। और सरकार जब चाहे तब आपका कब्जा हटाकर वह जमीन ले लेगी। तो कौन कौन सी भूमियाँ स्टेट लैंड या नजूल भूमि होगी? तो जब आप मने किस नगर निगम से आप जब किसी जमीन का कागज निकालेंगे तो उसमें आप एक कह सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा, अगर स्वामी का नाम और आपका कब्जेधारी का नाम दो खाना रहता है। अगर स्वामी के ना जो स्वामी का खाना बना है, अगर उसके नीचे आपका नाम है तो वह जमीन फ्री होल्ड है, यानी कि वह जमीन नजूल नहीं है। और अगर उसमें आपका कब्जाधारी कौन है, केवल उसमें नाम है, इसका मतलब कि जमीन इनकी नहीं है, ये नजूल भूमि है, स्टेट लैंड है। और जमीन किसकी है? सरकार। तो प्रयागराज में भी तमाम ऐसी ज़मीनें हैं, सलोरी बघाड़ा इत्यादि में, जो स्टेट लैंड हैं और लोग आपका उस पर कब्जा कर लिए हैं और कब्जा करके ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र नहीं करते, वहीं 10 रुपया या 100 रुपया के स्टाम्प पर लिखा पढ़ी हो जाती हैं, ले लिया जाता है 20-25 लाख, लेकिन दिखाया जाता है 10 रुपया का स्टाम्प कि मैं इस ज़मीन का कब्जा इनको क्या करता हूँ, देता हूँ। स्वामी तो है नहीं कि दे देंगे। तो उसमें एक खतरा मौजूद है कि कब सरकार जमीन ले ले, कोई भरोसा नहीं। और अगर नजूल भूमि पर आपने मकान बनाया है तो सर नक्शा पास भले हो गया हो, सरकार तोड़ देगी आपका कह सकते हैं। और तोड़ने के बाद एक पैसा मुआवजा भी नहीं देगी। और नजूल भूमि को एक्वायर करती है सरकार, तब भी एक पैसा नहीं देगी आपको, क्योंकि वह ज़मीन तो सरकार की है। तो पिछली बार जब कुंभ में आपका अर्ध कुंभ लगा था और तमाम रोड के किनारे मकान तोड़े गए, तो जिनका नक्शा पास था और फ्री होल्ड की ज़मीन थी, उन्हीं को केवल मुआवजा दिया गया और किसी को नहीं दिया गया। और चिन्ह लगा कर जाते थे अधिकारी कि यहाँ से आप तोड़ लीजिए, तो लोग स्वतः अपने ही हाथों से अपना मकान तोड़ लिए, क्योंकि बुलडोजर आ जाएगा या मशीन तो पूरा मकान हिला देगा और पैसा भी ले लेगी सरकार। भाई आप याद रखिए, 800 पर घंटा और मलबा हटाने का अलग पैसा। एक ये हमें पढ़ना है। ये इसके बाद आपका एक नियम और पढ़ा जाता है, उसके बाद आपका शुरू करते हैं कानून। वह नियम आपका जो पढ़ना है कि आपका विकास प्राधिकरण
जमीन को कैसे एक्वायर करता है, यानी कि जो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी वह भूमि को कैसे एक्वायर करेगी, कैसे अपने कब्जे में लेगी, ये पूछा जाता है। तो यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है कि विकास प्राधिकरण डायरेक्ट आपका किसी भूमि को अपने स्वामित्व में नहीं लेती। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट लेगी, याद रखिएगा, डायरेक्ट नहीं लेता विकास प्राधिकरण। सबसे पहले कौन लेगी? राज्य सरकार। और राज्य सरकार आपका उस भूमि के विकास के लिए वह भूमि किसको सौंपती है? विकास प्राधिकरण को। तो प्रयागराज में भी आप अगर देखें तो विकास प्राधिकरण का जो दायरा है, यानी कि पीडीए का जो दायरा है, वह अब बढ़ गया है। यानी कि इधर अंदावा साइड तक चला गया है, इधर फाफा मऊ साइड, इधर आपका माने केवल शहर में ही नहीं है, शहर से बाहर भी है। यानी कि वहाँ भी अगर आप मकान बनवाते हैं तो वर्तमान समय में नियम ये है कि आप नक्शा पास करके बनवाइए। अब यह है कि इसमें कमाई भी होती है और खूब भ्रष्टाचार होता है। एक यादव सिंह था जो नोएडा गाजियाबाद की ओर था, अरबों रुपया कमाया नक्शा पास करने में। हुआ क्या देखिए, आपका जैसे कि सरकार से कहा कि भाई ज़मीन किसानों की ली जाए, तो किसानों की जो ज़मीन ली गई, मान लीजिए 10 रुपया की ली गई, और जब वह बिल्डरों को ज़मीन दिया तो उसमें कागज़ में दिखाया 15 रुप मान लीजिए 15 रुपया, और वास्तव में पैसा लिया गया 20 रुपया के हिसाब से। तो जो 5 रुपया अवैध पैसा आया और इतना पैसा भर लिया कि आपका अरबपति बन गया। तो अलग बात है, जो सी सरकार आती थी उसमें अपना वह सेटिंग कर लेता था और सेटिंग करके जमा रहा कुर्सी पर, यानी कि अध्यक्ष के पद पर। वो अंत में सीबीआई पीछे लग गई, तो जैसे इस समय लगी है आपका भाई, तो उसी सीबीआई लग गई, ईडी लग गई, तो पकड़ा गया और छापा मारा गया, तो पूरा खजाना मिला। जैसे कि आपका जितने विरोधी इस समय पक्षकार हैं, यानी कि जितने विरोधी इस समय पार्टी के नेता हैं, जो थोड़ा बोलेगा उस पर ईडी या सीबीआई का क्या करा दीजिए। अरे भाई, ये सही बात है कि जब आप मंत्री हैं, नेता हैं, तो ये मान कर चलिए कि कहीं न कहीं आपसे मने लोचा हो के रहेगा, कहीं न कहीं करप्शन हो ही जाएगा। क्योंकि इतना आपका कमीशनबाजी और तमाम चीज़ें हैं कि बिना उसके सरकार चल ही नहीं सकती। तो आपका जैसे मनीष सिसोदिया, न्यायालय भी दंग रह गया है कि सीबीआई कहाँ से इतना साक्ष्य एकत्र कर ली। तो सीबीआई नहीं हो तो सीबीआई पर क्या पड़ा है? प्रेशर, ये ज़्यादा बोल रहे हैं, इनको कहाँ भेजो? जेल। तो ये सही बात है कि आपका कुछ उसमें कमीशन के हेरा फेरी का साक्ष्य मिला है, इसीलिए न्यायालय ने जमानत नहीं दी और ईडी की अभिरक्षा भी इतने समय तक सिसोदिया को ईडी की अभिरक्षा में दिया गया, क्योंकि न्यायालय ने ये देखा कि कुछ साक्ष्य मौजूद प्रारंभिक तौर पे हैं। अब आपका लालू एंड फैमिली का देखिए, इनके घर भी छापा पड़ गया, तमाम लोग रो रहे हैं। यानी कि कल्पना करिए, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री है और उसी के घर पूरा छापा मार कर पूरा सोना चांदी पैसा उससे छीन लिया जाए, तो क्या हालात होंगे। उप मुख्यमंत्री का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन भाजपा के नेताओं के यहाँ छापा कम पड़े हैं, नाम मात्र के बराबर। तो अलग बात है, आपका राजनीति से प्रेरित होकर भी कार्यवाही की जाती हैं। जब मोदी विपक्ष में थे तो यहीं कांग्रेस आई भी, सीबीआई सबको उनके पीछे लगाई थी, और जब वो सत्ता में आए तो क्या किए? आपका इन लोगों के पीछे लगा दिए। यहीं योगी जी सत्ता में नहीं थे तो संसद में फूट फूट कर रोए थे, और जब सत्ता में आए तो विपक्षियों को रुला रहे हैं। तो ये तो आपका चलता रहता है, इसमें कोई शक नहीं है।
यानी कि रणनीति है आपका जो आएगा वो अपने विरोधियों को पस्त करने का क्या करेगा, काम। तो इस प्रकार विकास प्राधिकरण बहुत अच्छा कानून है। और आपका माने होगा क्या, तो विकास प्राधिकरण की स्थापना होगी। उसका वो विकास प्राधिकरण आपका योजना बनाएगा, या तो मास्टर प्लान या जोनल प्लान। इस प्लान के अनुसार शहर का विकास होगा। अगर कोई व्यक्ति इस प्लान का उल्लंघन करके अपना मकान बनाता है इत्यादि, तो विकास प्राधिकरण को उस निर्माण को रोकने की क्या होगी, क्षमता। और बिना अनुमति के, अगर बिना नक्शा पास कराए हुए अगर आप मकान बनवाए हैं, तो विकास प्राधिकरण नोटिस देने के बाद उस मकान को तोड़ भी सकता है और मुकदमा भी कर सकता है। मकान या निर्माण को सील करने की क्षमता भी विकास प्राधिकरण के पास है। यानी कि सील कर देते हैं, जाकर ताला लगाकर और कपड़ा लपेट कर क्या कर देते हैं, मुद्रा। ये आपका, अगर ये कानून अच्छे ढंग से आपका इम मने इन्फोर्स कराया जाए, तो वास्तव में जो शहर में अस्त व्यस्त मकान बने हैं या विद्रुपीकरण करके मकान बने हैं, वे नहीं दिखाई देते। लेकिन आपका इस कानून का पालन अगर अच्छे से हो जाता, तो शहर सुंदर बन जाता। इसीलिए ये कानून ही बनाया गया कि शहरों का विकास कैसे किया जाए, सुव्यवस्थित तरीके से। अब आइए कानून शुरू किया जाए। ये तो आपका भूमिका रही, समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 का मुख्य उद्देश्य पहले देखा जाए। आखिर ये कानून किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया, तो कम से कम उद्देश्य भी कुछ याद रखना चाहिए। देखिए, पहला उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश के नगरों में विकास हेतु विकास क्षेत्र की पहचान करना। यानी कि जो शहर है, देहात एरिया नहीं, फिर मैं बता दूं, जो शहर है या जो नगर एरिया है, उस नगर एरिया में किन किन क्षेत्रों का विकास किया जाना है, उनकी पहचान की जाती है। और फिर उनके लिए विकास प्राधिकरण प्लानिंग करता है और प्लानिंग करके उनका विकास करता है। पहला आपका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है नगरों का विकास करके आधुनिक सुविधाओं से नगरों को जोड़ना। यानी कि शहरों का विकास किया जाए और जो मॉडर्न आपका आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, वे शहरों में प्रदान की जाए, दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य आपका है कि आपका उत्तर प्रदेश के नगरों का जो विकास किया जाए, वह सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए। यानी कि एक सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए। यानी कि जैसे कि मान लीजिए मकान बन रहे हैं, तो मकान एक लाइन से बने, एक मॉडल से ही बने आपका। और आपका कैसी आप पुताई कराएंगे मकान में, रंग रोपण कैसे कराएंगे, ये भी डिसाइड किया गया है कि आपका मने उसके लिए, ताकि कोई विदेशी आए या कहीं से भी कोई व्यक्ति आए, मकानों को देखे, तो उसे वे मकान सुव्यवस्थित लगे और आपका कह सकते हैं अच्छे लगे। पार्क होना चाहिए आपका, जिम हो, पार्क होना चाहिए आपका, खेल के मैदान हो, कहाँ खेल का मैदान हो, कहाँ नाली, सीवर लाइन, प्रकाश की व्यवस्था हो, आपका कह सकते हैं कि शौचालय की व्यवस्था हो, आपका पानी की सप्लाई सही हो, इत्यादि बातें, मकान सही ढंग से बने, नक्शा के अनुसार बने। यानी कि शहर का सिस्टमेटिक क्या हो, विकास एक सुव्यवस्थित तरीके से। आपका अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के नगरों के लिए आपका महायोजना बनाना और आंचलिक आंचलिक यानी कि क्षेत्रीय विकास योजना बनाना,
और उस योजना के अनुरूप मकानों का निर्माण होना। यानी कि आपका विकास प्राधिकरण आपका कह सकते हैं कि योजना बनाता है, एक मास्टर प्लान। फिर याद रखिए, मास्टर प्लान किसके लिए होगा? तो पूरे ज़िले के लिए। और जोनल प्लान किसके लिए होगा? ज़िले के किसी एरिया के लिए, पूरे ज़िले के लिए नहीं। तो ये कौन बनाता है? विकास प्राधिकरण बनाता है। और उस अनुसार उस शहर का क्या किया जाए? विकास। यानी कि एक योजना के तहत आपका शहर का विकास किया जाए। अगला देखिए आपका नगरीकरण की समस्या का निदान करना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई गांव से लोग आकर नगरों में बस रहे हैं सुख सुविधाओं के कारण। ऐसी दशा में नगरीकरण का विकास हो और सुख सुविधाएं अच्छे ढंग से वहाँ क्या हो? मिले। आपका अस्पताल का हो, पार्क हो, रोड हो, नाली सही ढंग से हो, पानी न लगे आपका, इत्यादि चीज़ें किसका काम है? प्रकाश की व्यवस्था हो रोड पर, ये आपका विकास प्राधिकरण का ही क्या है? काम। अगला देखिए नगरों का विकास दिल्ली विकास प्राधिकरण की तर्ज पर करना। यानी कि जिस प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में आपका विकास करता है दिल्ली का, उसी प्रकार यूपी में भी शहरों का विकास किया जाए। फिर शहरों का विकास करके उन्हें स्मार्ट सिटी की तरह विकसित किया जाए। यानी कि आपका चल भी रहा है कि शहरों का वर्तमान समय में जो विकास हो रहा है उन्हें सुख सुविधाएं देकर क्या बना दिया जाए? स्मार्ट सिटी बनाया जाए। और नगर के विकास के लिए लोगों को क्या किया जाए? वहाँ के प्रोत्साहित कि कूड़ा रोड पर न फेंकिए, क्योंकि आपका सर्वेक्षण होने वाला है, हमारा शहर स्मार्ट सिटी बनने वाला है। तो प्रयागराज भी स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हैं। तमाम अरबों रुपये खर्चा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं काम क्या रहता है? लगा ही रहता है। आप देख भी सकते हैं भाई, काम कहीं ना कहीं क्या है? रोड इत्यादि गली गुचा में लगा ही रहता है आपका। तो इस प्रकार आपका 7-8 उद्देश्य हुआ। अब उद्देश्य के बाद डायरेक्ट आ जाइए क्वेश्चन पर आ जाए। पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया, उद्देश्य। क्वेश्चन आपका देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बनता क्या है कि विकास प्राधिकरण से आप क्या समझते हैं? इसकी स्थापना को कैसे की जाती है? और विकास प्राधिकरण की संरचना बताइए। संरचना मतलब कि किन किन लोगों से मिलकर ये डेवलपमेंट अथॉरिटी गठित होगा। और अंत में विकास प्राधिकरण का डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है? विघटन कैसे हो सकता है? और विघटन के परिणाम क्या होंगे? यानी कि अगर विकास प्राधिकरण को भंग कर दिया गया है तो एक लाइन याद रखिए, विकास प्राधिकरण के पास जो संपत्ति इत्यादि होगी वो सब राज्य सरकार में क्या हो जाएगी? वेस्टेज। तो विकास प्राधिकरण की परिभाषा, इसके बाद गठन, आपका गठन राज्य सरकार करेगी। विकास प्राधिकरण होगा क्या? और इनमें कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे? आपका 3 महत्वपूर्ण होते हैं, एक अध्यक्ष, आपका एक उपाध्यक्ष और एक सचिव। 3 लोग महत्वपूर्ण होते हैं। आपका खूब पैसा भी कमाते हैं, इसमें आपका कोई शक नहीं है। और बनने के लिए राज्य सरकार। तो आइए देखा जाए आपका आइए एक एक करके निकाल लीजिए आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी या विकास प्राधिकरण। तो जहाँ तक विकास प्राधिकरण की बात है, आपका अध्याय 2 से हम देखते हैं। अध्याय 2 से शुरू करना। इसमें धारा 3 एक लाइन बता दें, विकास क्षेत्रों की घोषणा। तो राज्य सरकार को ये लगता है कि जो उसके माने राज्य सरकार उस राज्य में जो नगर हैं
उनका विकास होना चाहिए, तो राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके धारा 3 के तहत उस एरिया को विकास क्षेत्र होने की घोषणा कर सकेगी। यानी कि धारा 3 केवल ये बताता है, बस समझाने के लिए लिख मैंने बताया जा रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इस क्षेत्र का विकास प्लानिंग या सिस्टमेटिक ढंग से किया जाना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया को डेवलपमेंट एरिया या विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है। घोषित करे न करे ये किसके विवेक पर है? आपका राज्य सरकार। तो विकास क्षेत्र की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार की धारा में 3 में। इसको केवल जान। तो जब विकास क्षेत्र की घोषणा धारा 3 के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया, तो आइए हम देखते हैं इसको। मान लीजिए प्रयागराज है, राज्य सरकार को लगता है कि प्रयागराज का विकास सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, तो धारा 3 स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है कि वह नोटिफिकेशन जारी करके और आपका प्रयागराज को डेवलपमेंट एरिया या विकास क्षेत्र घोषित कर दे। जैसे ही राज्य सरकार ने विकास क्षेत्र घोषित किया, अब उसके बाद उस एरिया के विकास के लिए राज्य सरकार ही एक विकास प्राधिकरण की क्या करेगी? स्थापना। तो विकास क्षेत्र घोषित होता है धारा 3 में और विकास प्राधिकरण की संरचना 4 में। अब आइए धारा 4 देखिए भाई। धारा 4 देखिए, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है और अच्छे से देखना है कि विकास प्राधिकरण और उसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे। यानी कि विकास प्राधिकरण और उसकी संरचना। संरचना का मतलब ये हुआ कि विकास प्राधिकरण में कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं। फिर विकास प्राधिकरण का उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य भी आपका पूछा जाता है और वह आपका सेक्शन 7 में जाएगा। लेकिन सबसे पहले मॉडल एक मैं फिर बता दूं कैसा क्वेश्चन बनता है। विकास प्राधिकरण को परिभाषित करते हुए आपका इसके माने विकास प्राधिकरण को परिभाषित करिए और इसके गठन कैसे होगा वो बताइए। ये पहला। तो विकास प्राधिकरण की परिभाषा और उसका गठन हम बता रहे हैं, फिर उसका उद्देश्य अलग से हम बताएंगे, फिर कैसे विकास प्राधिकरण भंग होगा वो हम बताएंगे। तो जितना पूछा जाए इसमें उतना ही लिखना है। गठन पूछे तो गठन, अगर आपका उद्देश्य पूछे तो केवल क्या लिखना है? उद्देश्य। अगर आपका कैसे समाप्त होगा विकास प्राधिकरण तो केवल वो लिखिए, ये नहीं कि पूरा नहीं लिखना है। तो आइए विकास प्राधिकरण, अब सेक्शन निकाल लीजिए। विकास प्राधिकरण के बारे में प्रावधान आपका उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 में दिया गया है। 4 के खंड 1 में आपका ये बता दिया गया है कि राज्य सरकार राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी करके इस इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए किसी विकास क्षेत्र के लिए प्राधिकरण का गठन कर सकेगी, जो विकास प्राधिकरण कहलाएगा। तो अगर कोई पूछे कि विकास प्राधिकरण क्या होता है, तो एक लाइन में आप जवाब दे सकते हैं कि जिस क्षेत्र को धारा 3 के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने विकास क्षेत्र घोषित किया है, उस क्षेत्र के विकास के लिए धारा 4 के क्लाज 1 के तहत राज्य सरकार द्वारा आपका एक अथॉरिटी या एक प्राधिकरण की घोषणा की जाती है और उसी प्राधिकरण को ही एक लाइन में हम क्या कहेंगे? विकास प्राधिकरण। बस याद रखिए, धारा 3 में विकास क्षेत्र की घोषणा और उसी के विकास के लिए धारा 4 के क्लाज 1 में
प्राधिकरण की घोषणा की जाएगी और इसी प्राधिकरण को हम क्या कहेंगे, आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी या विकास प्राधिकरण। अब खंड 2 देखिए, विकास प्राधिकरण की क्या विशेषताएं होंगी। तो आपका यानी कि कंपनी की पहले विशेषताएं थोड़ा देख लीजिए, बताइए। तो कंपनी ला कुछ तो पढ़े होंगे, बाय जूरिस्प्रूडेंस में आपको पढ़ाया गया कारपोरेशन या निगम के बारे में। तो भले जे में थोड़ा कम आया था वो अलग बात है आपका, लेकिन पढ़ाया तो गया ही था कि आपका जो कंपनी होती है आपका, तो ग्रोवर महोदय का मैं उदाहरण दिया था कि एक कंपनी के डायरेक्टरों की तो आगे इसके देखा जाए, आपका कंपनी ला से हम जोड़ रहे थे, चला दीजिए। हो गर्मी लग रही है तो पंखा चला लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगरबत्ती जलाइए वो, हाँ इधर रख लीजिए, वहीं कहीं किनारे गाड़ दीजिए, देखिए कहीं जगह हो तो। हाँ छोड़ दीजिए। देखिए आपका विकास प्राधिकरण में हम कोरिलेट कर रहे थे कंपनी ला का, यानी कि कारपोरेशन का। और कारपोरेशन में आपका आपका कह सकते हैं कि एक तो आपका ग्रोवर महोदय का हमने उदाहरण बताया था कि एक कंपनी के डायरेक्टरों की मीटिंग हो रही थी, बम विस्फोट होता है, सभी निदेशक मारे जाते हैं, तो क्या कंपनी बची रहेगी कि मर जाएगी। तो कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि कंपनी अलग होती है और व्यक्ति अलग होता है, ये सालोमन के केस में स्पष्ट रूप से बता दिया गया। और आपका तो कंपनी में आपका होता क्या है कि कंपनी का विधिक व्यक्तित्व होता है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है, कंपनी का मुद्रा होती है, कंपनी संविदा अपने नाम से कर सकती है, अपने नाम से चल अचल संपत्ति कंपनी धारण करती है, कंपनी विधिक व्यक्ति है तो अपने नाम से मुकदमा ला सकती है, और कंपनी के विरुद्ध भी आप मुकदमा, तो सेम उसी प्रकार जो विकास प्राधिकरण होगा सभी बातें सेम रहेगी। यानी कि विकास प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा, कारपोरेट बॉडी होगी। कारपोरेट बॉडी का मतलब ये हुआ कि यह लीगल पर्सनालिटी रखेगा। लीगल पर्सनालिटी माने विधिक व्यक्तित्व होगा इसका, यानी कि आपका माने विधिक व्यक्तित्व, यानी कि भले विकास प्राधिकरण न तो दिखाई दे, न खाना खा सकता है, न सांस ले सकता है, फिर भी विकास प्राधिकरण
एक व्यक्ति माना जाएगा वह प्राकृतिक व्यक्ति न होकर आर्टिफिशियल है, यानी कि आपका बनावटी है। तो पहला हो गया कि आपका धारा 4 के क्लाज 2 के अनुसार आपका विकास प्राधिकरण की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। पहली विशेषता है कि विकास प्राधिकरण लीगल आपका पर्सन होगा, लीगल पर्सनालिटी रखेगा। तो लीगल पर्सनालिटी का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझिए कि विकास प्राधिकरण अपने नाम से किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है और कोई व्यक्ति विकास प्राधिकरण के विरुद्ध भी विकास प्राधिकरण को प्रतिवादी बनाते हुए मुकदमा दायर कर सकता है। यानी कि विकास प्राधिकरण वादी भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्रतिवादी। यही विधिक व्यक्तित्व का आपका मतलब है। दूसरा, विकास प्राधिकरण का शाश्वत उत्तराधिकार होगा, परपिचुअल आपका उत्तराधिकार होगा। यानी कि व्यक्ति आता है जाता है लेकिन विकास प्राधिकरण क्या रहेगा, बना रहेगा। अध्यक्ष आए गए, नए अध्यक्ष आ गए तो क्या विकास प्राधिकरण भी समाप्त हो जाएगा? नहीं, क्योंकि व्यक्ति आता है जाता है लेकिन विधि की जो ये संकल्पना है वह बदलती नहीं है। तो आपका क्वेश्चन बनता है, व्यक्ति आता है जाता है लेकिन विधि की जो संकल्पना है आपका ये बदलती नहीं। ये जूरिस्प्रूडेंस में भी पूछा जाता है। अगला देखिए, तीसरा, आपका विकास प्राधिकरण अपने नाम से एक मोहर रखेगा। यानी कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण एक सील रखेगा, सील यानी कि मुद्रा। और जब भी कागज पत्तर जारी होता है तो वह क्या किया जाता है, ठप्पा मार दिया जाता है। अब आइए, विकास प्राधिकरण अपने नाम से, यानी कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण अपने नाम से चल और अचल संपत्ति होल्ड करने, धारण करने की क्षमता रखेगा कि नहीं रखेगा? यानी कि प्रयागराज पर उदाहरण लीजिए, तो जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकता है। यानी कि जमीन जायदाद इत्यादि का, संपत्ति का, मकान का वह क्या हो सकता है, मालिक। अगला देखिए, वो संविदा करने की शक्ति होगी। तो संविदा करने की शक्ति, तो संविदा के लिए क्या आवश्यक है? तो संविदा के लिए दो चीज़ें ही आवश्यक थी कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्रीमेंट हो और दूसरा वह एग्रीमेंट विधि द्वारा क्या हो, प्रवर्तन। तो संविदा के लिए सामान्यतः दो व्यक्ति, एक व्यक्ति प्रपोजल करता है, दूसरा व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। व्यक्ति में प्राकृतिक व्यक्ति भी शामिल हैं, कृत्रिम व्यक्ति भी शामिल हैं। तो चूंकि विकास प्राधिकरण प्राकृतिक व्यक्ति न होकर कृत्रिम व्यक्ति हैं, अतः क्या विकास प्राधिकरण को संविदा करने की क्षमता होगी कि नहीं होगी? यानी कि व्यक्तियों से, संगठनों से क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब आप कहेंगे कंपनी संविदा करती है कि नहीं करती है, लेकिन कंपनी की ओर से संविदा आपका कौन निष्पादित करते हैं? तो आपका दूसरे लोग करते हैं। भारत संघ संविदा करता है कि नहीं करता है? राज्य करता है कि नहीं करता है? तो क्या भारत संघ आकर साइन करता है संविदा पर? नहीं। संघ की जितने कार्य हैं राष्ट्रपति के नाम पर होंगे और राज्य के जितने कार्य हैं किसके नाम पर, राज्यपाल। लेकिन इन कार्यों के लिए ये लोग पर्सनल रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वास्तव में कार्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कर्मचारी या मंत्री ही करते हैं। तो इनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं। पकड़े कौन जाते हैं? मंत्री ही तो। भाई मान लीजिए मंत्री ही तो पकड़े जाएंगे, जैसे सिसोदिया पकड़ लिए गए, लालू के परिवार पर संकट आ खड़ा है फिर आपका, और आपका देख ही रहे हैं
लेकिन एक लालू का जो पुत्र है वह उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है संकट का। जो आपका बड़ा पुत्र माने कानूनन छोटा है, आपका क्या नाम है उनका? हाँ, हाँ, तेज प्रताप। देखिए आपका अभी भी होली के दिन किशन कन्हैया बन के, तो उनको थोड़ा ध्यान उनका दूसरी ओर रहता है। मैंने वो चाहते हैं कि हम आपका कृष्ण के अवतार ले लें और उसी तरह से क्या करें, आपका खेला करें। और इसीलिए पत्नी से भी नहीं पड़ती, क्योंकि पत्नी ने कहा कि कभी कभी रात में आपका कृष्ण भगवान के क्या करता है, रूप धारण करके डांस करने लगता है। मैंने आधुनिक समय में हम उसे नृत्य न कर कर क्या करेंगे? तभी तो आपका मुजरा नहीं भाई, अपकृत न कर दीजिए। हाँ, भाई आपका कुछ भी है तो स्वास्थ्य मंत्री है। सम्मान से नाम लिया जाए भाई, मुजरा थोड़ा वीक हो जाएगा, डांस सही रहेगा। हाँ, तभी तो भाई ना आगे देखिए। तो अब विकास, जो विकास प्राधिकरण था आपका, उसकी खंड धारा 4 के क्लास 2 में कुछ विशेषताएं आपका। अब देखिए, जो विकास प्राधिकरण गठित होता है उसको पहले दो भागों में हम बांट लेंगे। एक आइए, कुछ क्षेत्र शहर ऐसे होते हैं कि जो नगर महापालिका में आते हैं, और कुछ शहर ऐसे हैं जो नगर पालिका में। तो अगर महानगर पालिका में एरिया आता है तो उसमें विकास प्राधिकरण में कौन कौन लोग होंगे उनके लिए अलग लिस्ट है। और जो नगर पालिका में केवल आता है आपका महानगर, माने कि नगर महापालिका में नहीं आता, उसमें थोड़ा कम लोग रहते हैं। यानी कि नगर महापालिका रहेगी तो लोगों की संख्या विकास प्राधिकरण में क्या होगी, थोड़ा ज़्यादा। और नगर पालिका वाला एरिया रहेगा तो वहाँ क्या होगी विकास प्राधिकरण में संख्या थोड़ा कम। तो दोनों का अलग अलग पढ़ना है। सतर्क रहिए, धारा 4 का क्लास 3 आपका 3 में जो आपका गठन है वो नगर महापालिका के लिए है, और नगर पालिका के लिए क्लास 7 में। पहला अंतर समझ लीजिए, आपका दो जगह मिलेगा विकास प्राधिकरण में कौन कौन लोग होते हैं या संरचना। एक धारा 4 के क्लास 3 में मिलेगा और एक धारा 4 के क्लास 7 में मिलेगा। तो क्लास 3 तब लागू होगा जब वह एरिया उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के तहत आपका आता हो। और आपका खंड 7 तब लागू होगा जब नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत, पढ़ना भी आगे, 1916 के तहत वह एरिया आता हो। तो अगर महानगर महापालिका है तो ज़्यादा लोग होंगे, और थोड़ा नगर पालिका उस एरिया में है तो वहाँ विकास प्राधिकरण में क्या होंगे, थोड़ा कम लोग होंगे। तो आपका प्रयागराज में क्या है भाई, महापालिका है, नगर महापालिका है ना? हाँ, नगर महापालिका। देखिए आपका कौन कौन लोग होंगे भाई, फिर एक बार देखिए। उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अंतर्गत अगर पूरा नगर या उसका कोई भाग आता है तो विकास प्राधिकरण निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा। अब वो लिस्ट याद करनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है। एक अध्यक्ष होंगे, विकास प्राधिकरण के नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार। एक उपाध्यक्ष होंगे जिनकी नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार। फिर राज्य सरकार के उस विभाग का जिसमें तत्समय विकास प्राधिकरणों से संबंधित कारोबार का संव्यवहार किया जा रहा है, भार साधक सचिव ये पदेन सदस्य होगा। यानी कि इसका मतलब विकास प्राधिकरण जिस एरिया माने जिस विभाग जिस कार्य को कर रहा है उस विभाग का जो सचिव होगा आपका, वह पदेन विकास प्राधिकरण का मेंबर माना जाएगा।
फिर राज्य सरकार के वित्त विभाग का भार साधक सचिव, ये भी पदेन सदस्य होगा। मुख्य नगर एवं देश नियोजक उत्तर प्रदेश, ये भी पदेन सदस्य होंगे। फिर आपका उत्तर प्रदेश जल पूर्ति एवं मल निकास अधिनियम 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का जो प्रबंध निदेशक होगा वो भी पदेन मेंबर होगा। पदेन मैंने एक्स ऑफिसियो, मैंने नियुक्त नहीं करना है, अपने आप वो क्या हो जाएंगे इसके मेंबर। जैसे उपराष्ट्रपति आपका पूछा गया था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह एक्स ऑफिसियो यानी कि पदेन इसका आपका कह सकते हैं कि सभापति हो जाता है राज्यसभा। तो किसकी शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति का, लेकिन कार्य कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य पूछ लिया जाता है, तो राज्यसभा का क्या करना? सभापति। देखिए आपका ये कल और चलेगा, आपका ब्रेक लिया जाए क्योंकि भू राजस्व भी आगे बढ़ाया जाए। मान के चलिए इस हफ्ते हर हाल में इसको समाप्त कर देना है लिखवा पढ़वा के, एक हफ्ता में निपटा दिया।